फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है और हमने 15 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू थे। अब मॉडल सेट शुरू हो गए हैं और ये मॉडल सेट किसके हैं? यूनिक पब्लिकेशन की। किस बुक की है? यूनिक पब्लिकेशन की बुक है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहले है हिंदी के प्रश्न। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्वर के कारण मुझे चलने पर हो रही है। मुझे ज्वर क्या है? फीवर है। तो के कारण मुझे चलने पे क्या हो रही है? पहला ऑप्शन है थकावट, दूसरा हंसी, तीसरा खुशी, चौथा दुखी। तो ज्वर के कारण मुझे चलने पर क्या हो रही है? यहाँ पे क्या उपयुक्त रहेगा? थकावट हो रही है। फीवर के कारण क्या होती है? थकावट होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें से कौन सा शुद्ध है? पहला ऑप्शन है हिंदुत्व, दूसरा है हिंदुत्व, तीसरा हिंदुत्व, चौथा हिंदुत्व। तो इसमें कौन सा सही है? तो सही वर्तनी वाला शब्द यही है, ए, हिंदुत्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। खंड मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। पहला ऑप्शन है 10,000 में बिक गई, दूसरा है 10,000 में बिक गई, तीसरा है 10,000 में बिक गई, चौथा है 10,000 में बिक गई, चौथा है 10,000 में बिक गई। तो 10,000 में बिक गई। यहाँ पे क्या खंड जो है का स्थान विकल्प क्या होगा? 10,000 में बिक गई। इसके स्थान पे क्या सही होगा? 10,000 में बिक गई। राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिससे कोई त्रुटि नहीं है। इसमें वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। सदा ही मीठा होती है। पहला ऑप्शन है सदा ही, दूसरा ऑप्शन है परिश्रम का फल, तीसरा ऑप्शन है मीठा होती है, चौथा हम जानते हैं कि। तो इसमें क्या गलत है? ये कौन से पद में गलत है, कौन से भाग में गलत है? तो हम जानते हैं कि यहाँ पे भी सही है। परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीठा होता होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीठा होता में गलत है, मीठा होती है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंधेरे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करे। मुहावरा क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना। पहला ऑप्शन है प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, दूसरा है अयोग्य होना, तीसरा बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, चौथा है सफल होना। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिना प्रयास किए कीमती वस्तु मिल जाना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द चुनना है। कुबेर। कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर का तो पहला है गिरिराज, दूसरा है महाराज, तीसरा है यमराज, चौथा है यक्षराज। तो कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर का पर्यायवाची होगा यक्षराज। क्या होगा? यक्षराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है मुमुक्षु, दूसरा है मोक्षालु, तीसरा है मोक्ष प्रिय, चौथा है अमोक्षीय। तो जो मोक्ष चाहता हो यानी कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द छांटना है। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है वीर, चौथा ऑप्शन है भक्त। तो तद्भव उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से ही लिए गए हैं परंतु हिंदी में आने पर उनका रूप बदल जाता है।
और जैसे यहाँ पे क्या होगा, आग, आग क्या होता है, अग्नि होता है, तो आग किससे लिया गया है, अग्नि से लिया गया, तो अग्नि तो तत्सम है। उसके बाद क्या है, 14 संस्कृत में, 14 को संस्कृत में क्या कहते हैं, चतुर्दश कहते हैं। तो यहाँ पे जो 14 है ये किससे लिया गया है, ये चतुर्दश से लिया गया। चतुर्दश संस्कृत शब्द है, यहाँ 14 हिंदी शब्द है, तो यही तद्भव हो जाएगा, यही राइट आंसर इस क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। देशज शब्द छांटना है। पहला ऑप्शन है वचन, दूसरा व्याकरण, तीसरा फुनगी, चौथा घुड़सवार। तो देशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से ली गई है। तो जैसे क्या होता है, कटोरा, कौड़ी, खिड़की, डिबिया, लोटा, फुनगी इत्यादि क्या होते हैं, देशज हैं। तो यहाँ फुनगी आया, ये देशज हैं, और बाकी ये सब क्या है, विदेशज हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुनगी, क्या होगा, फुनगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल रोटी में कौन सा समास है। दाल रोटी, पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु। दाल रोटी में कौन सा समास है। दाल रोटी का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दाल और रोटी, क्या आएगा, और आएगा, तो यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्वंद्व लगेगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविर्भाव का विलोमार्थी शब्द क्या होगा। आविर्भाव का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है अनाविर्भाव, दूसरा है निर्विभाव, तीसरा तिरोभाव, चौथा अभाव। तो आविर्भाव का विलोम क्या होता है, आविर्भाव का होता है तिरोभाव, विलोम क्या होता है, तिरोभाव होता है। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द उनार्थक है। तो मतलब उनार्थक किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके किसी वस्तु की न्यूनता, लघुता, तुच्छता, हीनता आदि का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उनार्थक कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु की न्यूनता, लघुता, तुच्छता, हीनता आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उनार्थक कहते हैं। तो यहाँ लंगोटी है, लंगोटी क्या होगा, छोटी, और उससे क्या होता है, बड़ा लंगोटा, तो यानी कि क्या हो रहा है, न्यूनता पता चल रहा है। और हनुमान का तो कुछ होता नहीं, दीन, ये भी क्यों नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लंगोटी, लंगोटा, इसके दो शब्द होते हैं, लंगोटी क्या है, उनार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है। उर्वशी के रचनाकार कौन है। उर्वशी किसके द्वारा लिखा गया है, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। और इसके लिए उन्हें 1972 ईस्वी में उन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कभी 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है। तलवार का समानार्थक शब्द, तो तलवार का समानार्थक शब्द क्या होता है, कृपाण होता है, खड़ग होता है, आशी होती है, बल्लभ होती है, तलवार होती है, बल्लभ नहीं होती है, चंद्रहास होती है, खंजर होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल्लभ तलवार का समानार्थक नहीं है, बल्लभ तलवार का समानार्थक नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छंद में द्वितीय या तृतीय चरण के अंत में तुक नहीं होता। किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होती है। पहला ऑप्शन है दोहा, दूसरा ऑप्शन है चौपाई, तीसरा ऑप्शन है रोला, चौथा ऑप्शन है सोरठा। तो किस छंद में नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, सोरठा में जो है द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद है। निम्नलिखित में से कौन मात्रिक छंद है। पहला ऑप्शन है सवैया, दूसरा ऑप्शन है दोहा, तीसरा ऑप्शन है इंद्रव्रजा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से मात्रिक छंद कौन सा है, तो इनमें से मात्रिक छंद है दोहा जो है मात्रिक छंद है, दोहा मात्रिक छंद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? कवि बिहारी जो है मुख्यतः किस रस के कवि थे? पहला ऑप्शन है करुण, दूसरा ऑप्शन है भक्ति, तीसरा ऑप्शन है वीर, चौथा ऑप्शन है श्रृंगार। तो कवि जो बिहारी थे वो किस रस के कवि थे? वो श्रृंगार रस के कवि थे, वो श्रृंगार रस के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? पहला ऑप्शन है संसार से वैराग्य होने पर, दूसरा ऑप्शन है क्रोध भाव दर्शाने के बाद, तीसरा भय की स्थिति उत्पन्न होने के बाद, चौथा घोर विनाश के पश्चात। तो शांत रस, इन चारों में शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? संसार से जब वैराग्य प्राप्त हो जाएगी तो शांत रस की उत्पत्ति हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे रौद्र रस हो जाएगा, यहाँ भयानक रस हो जाएगा, भीमस रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी तर्जुरा तट तमाल तरुअर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? ता 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 कितना, मतलब इसमें क्या हो रहा है? वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो कौन सा अलंकार होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वो इसमें कौन सा अलंकार होगा? पहला ऑप्शन है छेका अनुप्रास, दूसरा वृत्तीय अनुप्रास, तीसरा लाटा अनुप्रास, चौथा यमक। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें लाटा अनुप्रास होगा। क्या होगा? लाटा अनुप्रास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नाम अवलंबुन बिन परमारथ की आस, बरसत बारिद बूद गही छाहत चढ़न आकाश। इसमें कौन सा अलंकार होगा? राम नाम अवलंबुन बिन, राम नाम अवलंबु बिन परमारथ की आस, बरसत बारिद बूद गही चाहत चढ़न आकाश। पहला ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, दूसरा ऑप्शन है उपमा अलंकार, तीसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा ऑप्शन है रूपक अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? इसमें होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा, तीसरा ऑप्शन है रूपक, चौथा ऑप्शन है उपमा। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी सा आया, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले थे कौन? पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे? उसका राइट आंसर होगा ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। पहला ऑप्शन है रीरजा, दूसरा ऑप्शन है साकेत, तीसरा ऑप्शन है प्रिय प्रवास, चौथा कामायनी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो यह है प्रिय प्रवास। कौन है? प्रिय प्रवास है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गया विज्ञान के प्रश्न। आइए देखते हैं विज्ञान के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल का आइकन जरूर प्रेस करिएगा। पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, दूसरा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल के कारण, तीसरा है टार्टरिक अम्ल के कारण, चौथा है साइट्रिक अम्ल के कारण। तो नींबू जो होता है खट्टा होता है, क्यों होता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके कारण नींबू खट्टा होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और अमाशय रस में कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु क्या है? वायु
एक क्या है? पहला ऑप्शन है यौगिक, दूसरा है तत्व, तीसरा है मिश्रण, चौथा है विद्युत अपघट्य। तो वाई क्या है? वाई एक क्या है? गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें जल में अधिक विलेय होता है, दूसरा हल्के पीले रंग का चूर्ण है, तीसरा हास्यकारक है, चौथा तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? जल में विलेय तो होता है लेकिन पूर्ण रूपेण विलेय नहीं होता है। यह हल्के पीले रंग का क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है, और जो तनु अम्ल और HCl की प्रक्रिया से क्लोरीन गैस निष्कासित करता है। अब विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है? CaOCl और Cl ये होता है, और इसका विरंजक चूर्ण तो इसका राइट आंसर होगा तनु अम्ल की प्रक्रिया में क्लोरीन निष्कासित करता है। ये गलत है, ये गलत है। ऑक्सीकारक है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, जल में अधिक विलेय, ये भी गलत होता है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकारक है। विरंजक असत्य कथन काटना, इसमें से कौन सा असत्य छांटना है? तो असत्य छांटना है तो यही होगा तनु अम्ल की प्रक्रिया में क्लोरीन गैस निष्कासित करता है। क्या होगा? जल में अधिक विलेय है, ये कम विलेय, पूर्ण रूप से विलेय नहीं है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये भी सही, ऑक्सीकारक है। डी वाला ही गलत है क्योंकि क्लोरीन निष्कासित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु कैसे कहते हैं? अमलगम को। क्या कहते हैं? अमलगम को। तो ये अतिरंगीन मिश्र धातु होता है। पहला ऑप्शन है। दूसरा है कार्बन युक्त मिश्र धातु होता है, तीसरा है पारद युक्त मिश्र धातु होता है, चौथा अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? पारद जो धातु होती है पारा युक्त मिश्र धातु होता है। और लोहे के छोड़कर प्राय सभी धातुएं पारे के साथ मिलकर अमलगम बनाती है। तो ये क्या होता है? पारद युक्त मिश्र धातु होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले का सामान्य प्रकार, पहला ऑप्शन है बिटुमिनस, दूसरा ऑप्शन है अर्ध बिटुमिनी, तीसरा एंथ्रासाइट, चौथा कोक। तो कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? बिटुमिनस है। क्या है? बिटुमिनस है, जिसमें कार्बन का कितना 70% से 90% होता है। 70% से 90% तक होता है, जबकि एंथ्रासाइट कोयला का सर्वोत्तम बहुत कठोर होता है, इसमें कार्बन का अंश 90% से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय स्तनी। भारत की राष्ट्रीय स्तनी, पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा मयूर, तीसरा सिंह, चौथा बाघ। तो भारत की राष्ट्रीय स्तनी किसे कौन सा है? बाघ है, जिसे पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास कहते हैं, जबकि मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृशंस प्राणी कौन सा है? नृशंस प्राणी कौन सा है? पहला ऑप्शन है पेंगुइन, दूसरा ऑप्शन है व्हेल, तीसरा ऑप्शन है ऑटर, चौथा कछुआ। तो नृशंस प्राणी जो व्हेल समुद्र में रहने वाले स्तनधारी होते हैं उनको नृशंस प्राणी कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्हेल हो जाएगा। समुद्र में रहने वाले स्तनधारी को क्या कहते हैं? नृशंस प्राणी कहते हैं। तो नृशंस प्राणी कौन होगा? व्हेल होगा। नेक्स्ट होता है जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन है उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, दूसरा उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, तीसरा वे सांस नहीं ले पाती, चौथे जल में नहीं चल पाती। तो जल से बाहर निकाल लेने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है? मछलियाँ गिल्स द्वारा सांस लेती हैं। मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती हैं? गिल्स द्वारा सांस लेती हैं। फेफड़ों से उनके पास हमारी तरह फेफड़े नहीं होती हैं, ना ही हमारी तरह नाक से सांस लेती हैं। मछलियाँ सांस के लिए मुंह में पानी लेती हैं और यह पानी गलफड़ों में से होता हुआ बाहर निकलता है और पानी में मिली हुई ऑक्सीजन गलफड़ों की कोशिकाओं द्वारा सोख ली जाती है। गलफड़ों में बहने वाले खून के साथ ऑक्सीजन में मिल जाती हैं और शरीर में भ्रमण करती हैं, इसलिए सांस लेने की क्रिया हो जाती है, इसलिए मछली पानी से बाहर निकालने पे मर जाती हैं। तो इससे सांस नहीं ले पाती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? पहला ऑप्शन है गंध से, दूसरा ऑप्शन है दृष्टि से, तीसरा है नृत्य से, चौथा स्पर्श से। तो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे से किससे पहचानती हैं? नृत्य से पहचानती हैं। किससे पहचानती हैं? नृत्य से पहचानती हैं। मधुमक्खी एक संघचारी कीट है, अर्थात ये समूह में एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं जिसे मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं। इस छत्ते में सामान्यतः एक रानी मधुमक्खी और कुछ नर मधुमक्खी, ड्रोन तथा कई कार्यकर्ता सेवक मधुमक्खी होती हैं। इन मधुमक्खियों द्वारा निर्मित शहद में 20 से 40% शक्कर और 22.22 से लेकर 0.3% खनिज तथा 2.2 से 0.5% विटामिन होते हैं। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 20, चौथा ऑप्शन है 28। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 जो दांत हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। पहले शैशवावस्था में 20 दांत विकसित होते हैं, उसे दूध के दांत कहते हैं। लेकिन जब यह दांत टूटकर पुनः विकसित होते हैं उन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, पहला ऑप्शन है खोखली होती है, दूसरा सरंध्री होती है, तीसरा ठोस होती है, चौथा कीलक होती है। तो मनुष्य के जो शरीर में पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? खोखली होती है। और इससे खोखले भाग में क्या होता है? अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो होता है जो रक्त निर्माण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? पहली ऑप्शन है 29, दूसरा 30, तीसरा 32, चौथा 34। तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? उसमें 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें 8 अस्थि कपाल, 14 अस्थि फेसियल या फेसियल और 6 अस्थि कर्ण और 1 हाइड अस्थि गले की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज, पहला ऑप्शन है जावा मनुष्य, दूसरा ऑप्शन है क्रो-मैग्नन मानुष, तीसरा है निएंडरथल मानुष, चौथा पेकिंग मानुष। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज जो था वो कौन है? क्रो-मैग्नन मानुष है। कौन? जो होमो सेपियंस जाति का था। क्रो-मैग्नन मानुष के जीवांश में फ्रांस के क्रो-मैग्नन नामक गुफाओं से प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? क्रो-मैग्नन मानुष कहते हैं। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। पहला ऑप्शन है बीजों से, दूसरा कांटा तानों से, तीसरा इनमें से किसी से भी नहीं, चौथा ए और बी दोनों से। तो माँ पौधे की भांति पौधा बीजों और कांटा से मिलता है। बीजों और कांटा तन से मिलता है। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा चर्बी, तीसरा खनिज, चौथा जल। तो कोशिका में 80% से भी अधिक क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। और 20% प्रोटीन होता है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। इंसुलिन प्राप्त होता है, पहला ऑप्शन है अदरक के प्रकरण से, दूसरा डालियाँ की जड़ों से, तीसरा बालसम पुष्प से, चौथा आलू के कंद से। तो इंसुलिन जो है ये डालियाँ और डहेलियों की जड़ों से प्राप्त होता है। डालियाँ और डहेलियों की जड़ों से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिससे मधुमेह रोग की क्या होती है? दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद सिंह खुराना को, पहला ऑप्शन है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, दूसरा है जीन के संश्लेषण के लिए, तीसरा है नाइट्रोजनी क्षार के संश्लेषण के लिए, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हरगोविंद सिंह खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए, जेनेटिक कोच के लिए क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था, जीन के संश्लेषण के लिए। इसका राइट आंसर इज बी होगा। और भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने 1968 ईस्वी में जीन के संश्लेषण के लिए जेनेटिक कोड की खोज की थी। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा रेफ्लेसिया, तीसरा बहुत बड़ा कैक्टस, चौथा कोई सही नहीं है। तो संसार का सबसे जो बड़ा पुष्प है वो कौन सा है? और रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा पुष्प क्या होगा? वुल्फिया। सबसे छोटा फूल क्या होगा? वुल्फिया होगा। सबसे बड़ा रेफ्लेसिया। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तना कटा आम तौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना कटा आम तौर के पहला ऑप्शन है केला, दूसरा ऑप्शन है गन्ना, तीसरा आम, चौथा कपास। तो तना जो कटा है ये आम तौर पर किसके लिए होता है? ये गन्ना प्रवर्धन के लिए होता है। गन्ने को काट काट के ही बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर पौधा है, क्या है मटर? पहला ऑप्शन है शाक, दूसरा पुष्प, तीसरा झाड़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मटर का जो पौधा है क्या है? शाक पौधा है, शाक वाला पौधा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। और यह एक ऐसा फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा होता है। आ गया जीके जीएस के प्रश्न, सामाजिक विधि अध्ययन। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती है? सिंधु सभ्यता पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, दूसरा ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, तीसरा ऑप्शन है उत्तर ऐतिहासिक काल, चौथा आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु जो सभ्यता है वो किस काल में पड़ती है? आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। सिंधु सभ्यता को आजकल हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और यह शहरी सभ्यता थी और इसमें 2500 से ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व तक विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल पहला ऑप्शन है ब्राह्मण युग, दूसरा ऑप्शन है सूत्र युग, तीसरा रामायण युग, चौथा महाभारत युग। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किससे? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए, पहला ऑप्शन क्या है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। दूसरा है मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। तीसरा क्या है? वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एशिया माइनर में बोगज गोई नामक स्थान पर लगभग ईसा पूर्व 1400 ईसा पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिलता है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नास आदि वैदिक देवताओं के नाम दिए गए हैं। तो यह वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उन्हें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा इस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र पहला ऑप्शन है उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है भगवत गीता, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है यजुर्वेद। तो जो सविता देवता की स्तुति में रचा गया गायत्री मंत्र सूर्य देवता या सविता देवता सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम युग में औरैयूर किस लिए विख्यात था? पहला ऑप्शन है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, दूसरा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, तीसरा विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, चौथा आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम युग या संगम कालीन चोल शासकों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध औरैयूर सूती कपड़ों का क्या था? सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सूती कपड़ों का केंद्र तो कपास। इसका राइट आंसर बी होगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के पहला ऑप्शन है उपाल, दूसरा आनंद, तीसरा रघुलाभद्र, चौथा मखलिपुत्र घोषाल। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलिपुत्र घोषाल थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते थे। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत और मानव प्रयत्न में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? पहला ऑप्शन है पर्शियन की, दूसरा ऑप्शन है हिंदू यूनानी लोगों की, तीसरा कुषाण की, चौथा गुप्त की। तो भागवत जो संप्रदाय है, भारत में भागवत धर्म यानी कि वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ था। किसके? गुप्तों के शासनकाल में और 4वीं-5वीं शताब्दी में हुआ था। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया और देवगढ़ भीतरगांव तिगवा में प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? पहला ऑप्शन है कलिंग अभिलेख, दूसरा ऑप्शन है अशोक का गिरनार अभिलेख, तीसरा रुद्रदामन का जूड़ा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख, चौथा अशोक का सोपारा अभिलेख। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इससे यह विदित होता है कि वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव था। उसी के अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य की सहायता से यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। केवल वह स्तंभ इसमें से चुनिए जिसमें स्वयं को अशोक ने क्या बनाया था? मगध का सम्राट बताया था। पहला ऑप्शन है मस्की का लघु स्तंभ, दूसरा ऑप्शन है रूमिनदेही स्तंभ, तीसरा है कीन स्तंभ, चौथा है भाब्रू स्तंभ। तो अशोक ने भाब्रू बैराट अभिलेख में स्वयं को क्या? देवा नाम प्रियदर्शिनो लजिनो मागधो कहा। देवा नाम प्रियदर्शिनो लजिनो मागधो कहा। इसका अर्थ क्या है? देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों को मौन है। पहला ऑप्शन है संगम साहित्य, दूसरा ऑप्शन है मिलिंद पन्हो, तीसरा है जातक कहानियाँ, चौथा उपयुक्त सभी। तो मिलिंद पन्हो एक क्या है? पाली ग्रंथ जिसमें हिंद यवन शासक मिंडार और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का क्या हुआ है? वर्णन किया गया है। इसमें व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे जो प्राचीन मार्ग का मौन है, व्यापारिक मार्गों पर लोन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिलिंद पन्हो में व्यापारिक मार्गों पर मौन है, नहीं जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? पहला ऑप्शन है गुप्त वंश, दूसरा ऑप्शन है पाल वंश, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंश, चौथा प्रतिहार वंश। तो सातवाहन शासक ने दक्कन में भूमि अनुदान प्रथा का प्रारंभ किया, जिसे गुप्त शासकों द्वारा मध्य भारत में सामान्य परिपाटी के रूप में चलाया गया। पुरोहित और धर्माचार्य के प्रदान किए गए। तो किस शासक वंश ने मंदिरों के लिए अधिक ग्राम अनुदान किया था? कौन से? क्या वो गुप्त वंश है कि पाल वंश है कि राष्ट्रकूट है कि प्रतिहार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत है? पहला ऑप्शन उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक, दूसरा उत्तर वैदिक काल, तीसरा उत्तर गुप्त काल, चौथा धर्मशास्त्र के समय। तो किस काल में? तो जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल का जो समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। यहाँ 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? पहला ऑप्शन है ताजुद्दीन यलदूज, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, चौथा नासिरुद्दीन कुबाचा। तो सल्तनत कालीन खिलजी वंश के महान जो शासक ने गोरी के जो विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा की स्थापना हुई। गोरी के विजय के बाद उत्तर भारत में क्या हुई? अक्ता प्रथा की स्थापना हुई। और गोर के मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अक्ता यानी कि इक्ता प्रदान किया था 1191 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ? किस सुल्तान के काल में? पहला ऑप्शन है गियासुद्दीन बर्बर, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? पहला ऑप्शन है चांदी और तांबा, दूसरा सोना चांदी तांबा, तीसरा चांदी जस्ता तांबा, चौथा सोना जस्ता तांबा। तो टंका हुआ, ससगानी हुआ, जीतल हुआ, किस धातुओं से बने हुए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टांका। ससगानी जो था किसका था? चांदी का था। और जीतल जो था तांबा का था। तो चांदी और तांबा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ? पहला ऑप्शन है परिवहन उद्योग, दूसरा है वस्त्र उद्योग, तीसरा है लोहा उद्योग, चौथा प्लास्टिक उद्योग। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 18वीं 19वीं शताब्दी में हुई थी कि मध्य सूती कपड़ा यानी कि वस्त्र उद्योग से रिलेटेड प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। पहला ऑप्शन है कॉफ़ी, दूसरा दालें, तीसरा चाय, चौथा दही। पेय फसलों में तो चीन के बाद भारत पेय फसलों में चाय का उत्पादक और निर्यातक देशों में अग्रणी है। कौन है? चाय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा हैदराबाद, चौथा मुंबई। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है ये कौन है? मुंबई को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मुख्यालय हैं। देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी शेयर मार्केट भी यहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? पहला ऑप्शन है भील, दूसरा संथाल, तीसरा गौड़, चौथा मुंडा। तो भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है 2011 के अनुसार भील जनजाति है। कौन सी? भील जनजाति है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन मिथाइल आइसोसाइनाइड, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और ये भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी। 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुई थी। तो ये थे हमारे मॉडल सेट, और इसी तरह के मॉडल सेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।